आज हम देखेंगे आरएस प्रीलिम्स एमसीक्यू सीरीज में इकोनॉमी के कुछ क्वेश्चन। इसमें हम राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा और प्राथमिक घाटे के बारे में देखेंगे। ये क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया है और आरएस में ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना है। मान लीजिए सरकार का राजस्व व्यय 80,000 करोड़ है और राजस्व प्राप्ति 60,000 करोड़ है। सरकारी बजट 10,000 करोड़ के उधार ग्रहण और 6,000 करोड़ के ब्याज भुगतान को भी प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? राजस्व घाटा 20,000 करोड़ है, राजकोषीय घाटा 10,000 करोड़ है और प्राथमिक घाटा 4,000 करोड़ है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल फर्स्ट और सेकंड सही है, केवल सेकंड और थर्ड सही है, केवल फर्स्ट और थ्री सही है, केवल फर्स्ट सेकंड और थ्री सही है। तो इसके लिए हम पहले थ्योरी देखेंगे, उसके बाद में ये क्वेश्चन करेंगे। राजकोषीय घाटा क्या होता है? राजकोषीय घाटा सरकार के कुल व्यय और ऋण ग्रहण उधार को छोड़कर कुल प्राप्तियों का अंतर होता है। मतलब राजकोषीय घाटा होता है सरकार के कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियों का अंतर होता है। इसमें केवल उधारी को छोड़ा जाता है। यह होता है राजकोषीय घाटा। सरल शब्दों में कहें तो यह सरकार की कुल उधारी की आवश्यकता होती है। मतलब सरकार कितना उधार लेना चाहती है उसको दर्शाता है राजकोषीय घाटा। यह है राजकोषीय घाटे से संबंधित फॉर्मूले। इन फॉर्मूलों को आरपीएससी बार बार पूछती है। राजकोषीय घाटा क्या है? ये कुल व्यय माइनस कुल प्राप्ति उधारी को छोड़कर को राजकोषीय घाटा कहते हैं। मतलब कुल व्यय में से कुल प्राप्ति को घटाया जाता है, उसमें केवल उधारी को छोड़ा जाता है, तो उसे बोलते हैं राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटे का अन्य फॉर्मूला है राजस्व व्यय प्लस पूंजीगत व्यय को जोड़ा जाता है, उसमें से राजस्व प्राप्ति प्लस गैर ऋण सृजनकारी पूंजीगत प्राप्तियों को घटाया जाता है। तो याद रखना है राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा क्या होता है? राजस्व व्यय प्लस पूंजीगत व्यय को जोड़ा जाता है, उसमें से राजस्व प्राप्ति प्लस गैर ऋण सृजनकारी पूंजीगत प्राप्तियों को घटाया जाता है। राजकोषीय घाटा यह सरकार की कुल उधार ग्रहण क्षमता को दर्शाता है। राजकोषीय घाटा क्या? सरल शब्दों में यह कुल उधार ग्रहण को दर्शाता है। अब हम देखेंगे राजस्व घाटा क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है। राजकोषीय घाटों को समझने के लिए राजस्व घाटे को समझना भी आवश्यक है, क्योंकि यह राजकोषीय घाटे का ही एक हिस्सा होता है। राजस्व घाटा सरकार के राजस्व व्यय का राजस्व प्राप्तियों पर अधिक होता है। सरकार का राजस्व व्यय राजस्व प्राप्तियों से अधिक हो जाता है, तो इसे राजस्व घाटा बोला जाता है। यह केवल सरकार के चालू दिन प्रतिदिन के खर्चों और आय से संबंधित होता है। राजस्व घाटा राजस्व व्यय में से राजस्व प्राप्तियों को घटाया जाता है, तो राजस्व घाटा प्राप्त होता है। राजस्व व्यय राजस्व प्राप्तियों से ज्यादा हो जाता है तो राजस्व घाटा होता है। राजस्व घाटा राजस्व व्यय में से माइनस किया जाता है राजस्व प्राप्तियां, तो इसे बोलते हैं राजस्व घाटा। राजस्व घाटे में राजस्व व्यय में से राजस्व प्राप्तियों को माइनस किया जाता है। प्राथमिक घाटा प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटे और ब्याज भुगतान का अंतर होता है। राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान को घटाया जाता है तो प्राथमिक घाटा प्राप्त होता है। मतलब फिजिकल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट को घटाया जाता है तो प्राइमरी डेफिसिट प्राप्त होता है, मतलब प्राथमिक घाटा प्राप्त होता है। सरकार के राजकोषीय घाटे में पिछले ऋणों पर दिया जाने वाला ब्याज भी शामिल होता है, इसलिए इसमें से ब्याज भुगतान को घटाया जाता है। प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटे और ब्याज भुगतान का अंतर होता है। सरकार के राजकोषीय घाटे में पिछले ऋणों पर दिया जाने वाला ब्याज भी शामिल होता है, इसलिए यह ब्याज को घटा के प्राथमिक घाटा प्राप्त किया जाता है। यदि हम राजकोषीय घाटे में से इस ब्याज को घटा दें तो हमें प्राथमिक घाटा मिलता है। यह दर्शाता है कि सरकार की वर्तमान नीतियां कितनी उधारी पैदा कर रही है पिछले ऋणों के बोझ को छोड़कर। तो यह याद रखना है प्राथमिक घाटा क्या है? सकल प्राथमिक घाटा या प्राथमिक घाटा सकल राजकोषीय घाटे में से निवल ब्याज देता है, इंटरेस्ट पेमेंट को घटाया जाता है, तो प्राइमरी डेफिसिट प्राथमिक घाटा प्राप्त होता है। प्राथमिक घाटा बराबर होता है फिजिकल डिफिसिट राजकोषीय घाटा माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। तो याद रखना है प्राइमरी डिफिसिट या प्राथमिक घाटा क्या होता है? राजकोषीय घाटे में से निवल ब्याज देयता को घटाया जाता है तो प्राइमरी डेफिसिट प्राप्त होता है। राजकोषीय घाटे का सीधा अर्थ है कि सरकार को अपने खर्च को पूरा करने के लिए बाजार, रिजर्व बैंक या विदेशी संस्थानों से कुल कितना पैसा उधार लेना है,
तो मतलब राजकोषीय घाटा सरकार की उधारी को दर्शाता है। राजकोषीय घाटा यह दर्शाता है कि सरकार अपने खर्च पूरा करने के लिए कितना उधार ले, इसको राजकोषीय घाटा दर्शाता है। मतलब सरकार की उधारी को दर्शाता है राजकोषीय घाटा। तो अब हम देखेंगे कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है। जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है राजस्व व्यय 80,000 करोड़ और राजस्व प्राप्ति 60,000 करोड़, तो राजस्व घाटा होगा, राजस्व घाटा इक्वल टू राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्ति। तो 80,000 करोड़ में से 60,000 करोड़ घटाएंगे तो इसका आंसर आएगा 20,000 करोड़। तो राजस्व घाटा हो गया 20,000 करोड़, तो फर्स्ट तो सही है। राजकोषीय घाटा 10,000 करोड़ है। तो हमने डेफिनेशन देखी थी कि राजकोषीय घाटा सरकार की उधारी होता है। तो सरकारी बजट 10,000 करोड़ के उधार ग्रहण करता है, तो इसमें 10,000 करोड़ उधार लिख रखा है, तो राजकोषीय घाटा डायरेक्ट ही 10,000 करोड़ हो जाएगा। तो मतलब सेकंड भी सही है, फर्स्ट सही है और सेकंड भी सही है। आप वापस जाके राजकोषीय घाटे की डेफिनेशन देखो, यही लिखी हुई है। सरकारी बजट 10,000 करोड़ के उधार ग्रहण को दर्शाता है और सरकार जितनी उधार लेती है उसे ही राजकोषीय घाटा बोलते हैं। तो राजस्व घाटा 20,000 करोड़ सही है, राजकोषीय घाटा 10,000 करोड़ सही है, और प्राथमिक घाटे का हमने फॉर्मूला देखा था, राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान, राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। तो राजकोषीय घाटा 10,000 करोड़ है और ब्याज भुगतान यहाँ पे दे रखा है, ब्याज भुगतान 6,000 करोड़ है। तो 10,000 में से 6,000 करोड़ घटाएंगे तो 4,000 करोड़ प्राइमरी डिफिसिट प्राप्त होगा। प्राइमरी डिफिसिट इक्वल टू फिजिकल डिफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। तो ये है 10,000 करोड़, ये है 6,000 करोड़, तो ये आएगा 4,000 करोड़। तो इसका आंसर 3 भी सही है, 4,000 करोड़। तो ये तीनों ही सही है, तो इसका आंसर होगा डी। डी आंसर सही है। राजस्व घाटा बराबर होता है राजस्व व्यय में से राजस्व प्राप्ति को घटाया जाएगा। राजस्व व्यय में से राजस्व प्राप्ति को घटाएंगे तो राजस्व घाटा प्राप्त होगा, यो होगा 20,000 करोड़। सरकार जो उधार ग्रहण करती है उसको बोलते हैं राजकोषीय घाटा। तो यहाँ पे 10,000 करोड़ दे रखा है, इसलिए राजकोषीय घाटा होगा 10,000 करोड़। वो प्राथमिक घाटा होता है फिजिकल डिफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। तो यहाँ पे राजकोषीय घाटा दे रखा है 10,000 करोड़ और इंटरेस्ट पेमेंट है 6,000 करोड़, तो इसका आंसर होगा 4,000 करोड़। तो ये याद रखना आप सब। तो इसका आंसर होगा 3, फर्स्ट सेकेंड और 3 तीनों ही सही है। तो इसके लिए आप थ्योरी देख सकते हैं और उसके बाद में ये क्वेश्चन देखें तो आपका ये सब सही हो जाएगा। थ्योरी भी पूछ सकते हैं और क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। अब ये इंग्लिश में दे रखा है यही क्वेश्चन, किसी देश का राजकोषीय घाटा 50,000 करोड़ है, इसे गैर ऋण सृजक पूंजीगत प्राप्तियों के माध्यम से 10,000 करोड़ प्राप्त हो रहे हैं। मतलब राजकोषीय घाटा दे रखा है 50,000 करोड़ और गैर ऋण सृजन पूंजीगत प्राप्तियों के माध्यम से 10,000 करोड़ प्राप्त हो रहे हैं। उस देश की ब्याज देयता इंटरेस्ट पेमेंट दे रखा है 1,500 करोड़ रुपए, उसका सकल प्राथमिक घाटा कितना है? तो सकल प्राथमिक घाटा इक्वल टू फिजिकल डिफिशिट राजकोषीय घाटा माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। तो यहाँ पे फिजिकल डिफिशिट दे रखा है 50,000 करोड़ और इंटरेस्ट पेमेंट दे रखा है 1,500। इसका आंसर आएगा 48,500 करोड़। इस 10,000 करोड़ का कोई यूज नहीं है, सिर्फ प्राथमिक घाटे का फॉर्मूला याद रखना है, फिजिकल डिफिशिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। फिजिकल डिफिशिट राजकोषीय घाटा दे रखा है 50,000 करोड़ और इंटरेस्ट पेमेंट दे रखा है 1,500 करोड़, तो घटाने के बाद प्राप्त होगा 48,500 करोड़। तो इसका आंसर होगा ए, 48,500 करोड़ सही होगा, क्योंकि प्राथमिक घाटा प्राइमरी डिफिशिट इक्वल होता है फिजिकल डिफिशिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। तो ये याद रखना है। तो फिजिकल डिफिसिट दे रखा है 50,000 करोड़ और इंटरेस्ट पेमेंट दे रखा है 1,500 करोड़, तो इसका आंसर होगा 48,500 करोड़। तो फर्स्ट आंसर सही है इसका। निवेश के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। फर्स्ट है बॉन्ड, सेकंड है प्रतिरक्षा निधियां हेज फंड, थर्ड है स्टॉक और फोर है जोखिम पूंजी वेंचर कैपिटल। उपयुक्त में से कितनों को वैकल्पिक निवेश निधि माना जाता है? फर्स्ट है केवल एक, सेकंड है केवल दो, थर्ड है केवल तीन और डी है सभी चार। इसको इंग्लिश में देखेंगे। कितनों को अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड माना गया है? बॉन्ड,
हेज फंड, स्टॉक और वेंचर कैपिटल, इनमें कितनों को अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड माना गया है? अब हम देखेंगे कि वैकल्पिक निवेश निधि अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड क्या होता है। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड एक निजी तौर पर एकत्रित निवेश साधन है जो भारतीय या विदेशी निवेशकों से धन एकत्रित करता है। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड क्या है? एक निजी तौर पर एकत्रित निवेश साधन है जो भारतीय और विदेशी निवेशकों से धन एकत्रित करता है। यह निवेश एक निश्चित नीति के अनुसार किया जाता है ताकि निवेशकों को बेहतर रिटर्न मिल सके। यह सेबी के अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड रेगुलेशन 2012 के अंतर्गत आता है। यह सार्वजनिक म्यूचुअल फंड की तरह नहीं होता है, यह एक विशिष्ट निवेशकों के लिए होता है। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड का विनियमन सेबी द्वारा किया जाता है। अब देखेंगे हम अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड का वर्गीकरण। इसे 3 कैटेगरी में बांटा गया है। श्रेणी फर्स्ट में आर्थिक विकास पर केंद्रित एआईएफ आते हैं, अर्थात यह श्रेणी उन क्षेत्रों में निवेश करती है जिन्हें सरकार या नियामक सामाजिक या आर्थिक रूप से जरूरी मानते हैं, उनमें यह इन्वेस्टमेंट करती है। श्रेणी सेकंड, यह भारत में सबसे लोकप्रिय श्रेणी है। इसमें वे फंड आते हैं जो श्रेणी फर्स्ट और सेकंड में नहीं आते। ये फंड दिन प्रतिदिन के कार्यों के अलावा निवेश के लिए उधार नहीं ले सकता, मतलब इसमें सीमित उधार की अनुमति होती है। श्रेणी थर्ड के अंतर्गत जटिल निवेश रणनीति आती है। इसमें हेज फंड और ट्रेडिंग होता है। यह फंड बाजार की विसंगतियों से लाभ कमाने के लिए जटिल रणनीतियों का उपयोग करता है। श्रेणी फर्स्ट के एआईएफ के उदाहरण, इसमें जोखिम पूंजी निधियां वेंचर कैपिटल फंड को शामिल किया जाता है। इसमें केवल उदाहरणों को अच्छे से याद रखना है, जैसे वेंचर कैपिटल फंड, एंजल फंड, अवसंरचना निधियां, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड और एसएमई फंड। वेंचर कैपिटल फंड में यह मुख्य रूप से शुरुआती चरण के नवाचार और उच्च विकास वाले स्टार्टअप में निवेश करता है, जबकि एंजल फंड अत्यंत शुरुआती चरण में निवेश करता है। और इंफ्रास्ट्रक्चर फंड यह बुनियादी ढांचे, सार्वजनिक परियोजनाओं में दीर्घकालीन निवेश करता है। एसएमई फंड लघु और मध्यम उद्यमों की कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं को पूरा करता है। तो याद रखना है, श्रेणी फर्स्ट के उदाहरण है वेंचर कैपिटल फंड, एंजल फंड, अवसंरचना निधियां और एसएमई फंड। ये श्रेणी फर्स्ट के उदाहरण है। श्रेणी सेकंड के एआईएफ के उदाहरण है निजी इक्विटी फंड, रियल एस्टेट फंड, ऋण निधियां और फंड्स ऑफ फंड। निजी इक्विटी फंड मुख्य रूप से परिपक्व और गैर सूचीबद्ध कंपनियों में निवेश करता है। रियल एस्टेट फंड अचल संपत्तियों और निर्माण परियोजनाओं में निवेश करता है। ऋण निधियां डेब्ट फंड कंपनियों द्वारा जारी किए गए डिबेंचर और लोन में निवेश करता है। फंड ऑफ फंड्स एक एआईएफ है जो अन्य विशिष्ट एआईएफ में निवेश करता है। तो याद रखना है, श्रेणी सेकंड के उदाहरण है निजी इक्विटी फंड, रियल एस्टेट फंड, ऋण निधियां और फंड्स ऑफ फंड। और ये याद रखना है कि निजी इक्विटी फंड गैर सूचीबद्ध कंपनियों में निवेश करता है, ये मुख्य इंपॉर्टेंट है। श्रेणी थ्री के एआईएफ के उदाहरण है हेज फंड जटिल ट्रेडिंग रणनीतियों के माध्यम से अल्पकालीन लाभ कमाते हैं। पीआईपी फंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक इक्विटी फंड, ये सूचीबद्ध लिस्टेड कंपनियों में निवेश करते हैं। तो इसको याद रखना है, पीआईपी फंड लिस्टेड कंपनियों में निवेश करता है। ओपन एंडेड फंड्स अल्टरनेटिव इक्विटी ट्रेडिंग फंड्स, ये सार्वजनिक बाजार में आक्रामक ट्रेडिंग रणनीतियों में निवेश करता है। तो याद रखना है, श्रेणी फर्स्ट में क्या है, श्रेणी सेकंड में क्या है, तो श्रेणी थर्ड के उदाहरण है हेज फंड, पीआईपी फंड, ओपन एंड फंड। श्रेणी फर्स्ट का मुख्य फोकस आर्थिक विकास को लेकर होता है और श्रेणी सेकंड का निजी निवेश को और श्रेणी थर्ड का जटिल ट्रेडिंग में निवेश करते हैं। श्रेणी फर्स्ट में उधार की अनुमति नहीं होती है, सेकंड में भी उधार की अनुमति नहीं होती है, लेकिन इसमें सीमित अनुमति होती है। और श्रेणी थर्ड में अनुमति है, इसमें उधार की अनुमति होती है। श्रेणी फर्स्ट का जोखिम स्तर उच्च होता है, मध्यम से उच्च, और श्रेणी सेकंड का मध्यम और श्रेणी थर्ड का अत्यंत उच्च होता है। ये सभी अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड सेबी के 2012 विनियमों के अंतर्गत आते हैं। तो याद रखना है, सेबी के 2012 के विनियमों के अंतर्गत आता है अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। और इन सब के एग्जाम्पल याद रखना है, ये इंग्लिश में क्वेश्चन दे रखा है। हेज फंड तो तीसरी कैटेगरी के उदाहरण है और वेंचर कैपिटल फर्स्ट कैटेगरी के उदाहरण है। तो इसमें ओनली सेकंड सही होगा। और बॉन्ड और स्टॉक ये पारंपरिक निवेश के साधन है। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट के ये दोनों उदाहरण हेज फंड और वेंचर कैपिटल फंड। प्रतिरक्षा निधियां हेज फंड कैटेगरी 3 के अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है। और जोखिम पूंजी वेंचर कैपिटल कैटेगरी फर्स्ट के अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है। जबकि बॉन्ड
और स्टॉक ये दोनों पारंपरिक निवेश के साधन है। तो ये इसका वैकल्पिक निवेश निधि अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में केवल दो ही एग्जाम्पल होंगे, सेकंड और फोर्थ, तो केवल दो सही है इसमें, क्योंकि प्रति हेज फंड कैटेगरी 3 का और वेंचर कैपिटल कैटेगरी फर्स्ट का उदाहरण है, और बॉन्ड और स्टॉक ये पारंपरिक निवेश के साधन है, इसलिए केवल सेकंड आंसर सही होगा। और थ्योरी आप देख लेंगे तो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड और उसकी कैटेगरी के एग्जाम्पल याद रखें, जिससे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आराम से सही हो जाएगा। यह क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया है। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं आरएस प्रीलिम्स के लिए एमसीक्यू सीरीज, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आरएस में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, आरपीएससी में पूछे गए क्वेश्चन और यूपीएससी में पूछे गए क्वेश्चन, उनकी थ्योरी डिस्कस करेंगे, जिससे कि आरएस प्रीलिम्स में हेल्प हो सके। निम्नलिखित सूचनाओं पर विचार कीजिए। इसमें क्षेत्र दे रखे हैं, पर्वत श्रृंखलाओं का नाम दे रखा है और पर्वत का प्रकार दे रखा है। उपयुक्त सूचना में से कितनी पंक्तियां सही सुमेलित है? केवल एक, केवल दो, केवल तीन या सभी चार? वोस्जेस पर्वत श्रृंखला ये मध्य एशिया में नहीं है, ये यूरोप में स्थित है, और साथ ही साथ ये वलित पर्वत नहीं है, ये ब्लॉक माउंटेन है, तो फर्स्ट ऑप्शन गलत है। सेकंड है एल्पस पर्वत, ये यूरोप में स्थित है और ये ब्लॉक पर्वत नहीं है, ये वलित पर्वत है, तो सेकंड भी गलत है। थर्ड है एप्लेशियन पर्वत, ये उत्तर अमेरिका में स्थित है और ये वलित पर्वत है, तो थर्ड ऑप्शन सही है। फोर्थ है एंडीज पर्वत, एंडीज पर्वत दक्षिण अमेरिका में स्थित है और ये वलित पर्वत है, तो फोर्थ भी सही है। तो इसमें फर्स्ट और सेकंड गलत है और थ्री और फोर्थ सही है, तो इसका आंसर होगा केवल दो, मतलब दो ऑप्शन सही है केवल चार में से। तो इसका हम पूरा थ्योरी डिस्कशन करेंगे अब। विश्व की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं। पर्वतों के मुख्य प्रकार। वलित पर्वत, जब दो टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे से टकराती है और उनमें वलन उत्पन्न होता है और वलित पर्वतों का निर्माण होता है, जैसे हिमालय और एंडीज। भ्रशांत पर्वत, पृथ्वी की परपटी में दरारें पड़ने से, चट्टानी खंडों के ऊपर उठने या नीचे धंसने से ब्लॉक माउंटेन का निर्माण होता है, जैसे इसका एग्जाम्पल है वोस्जेस पर्वत। जैसे कोई ये पृथ्वी की परपटी है ये, तो इसमें से समझो ये भाग अगर नीचे धस जाए तो ये ब्लॉक माउंटेन का निर्माण होता है, मतलब कुछ भाग ऊपर उठ जाता है, कुछ भाग नीचे धस जाते हैं, तो इसे कहा जाता है ब्लॉक माउंटेन। इसका एग्जाम्पल है वोस्जेस पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत, ज्वालामुखी गतिविधियों के दौरान मैग्मा के सतह पर आकर ठंडा होने से इनका निर्माण होता है। ज्वालामुखी से मैग्मा बाहर निकलेगा और लावा के रूप में यहाँ जमा हो जाएगा, तो इससे जो पर्वत निर्मित होता है उसे बोलते हैं ज्वालामुखी पर्वत। अवशिष्ट पर्वत, अवशिष्ट पर्वत का मतलब होता है कोई एक पर्वत होता है जो हजारों सालों बाद में अपरदन इरोजन के कारण घस के छोटा हो जाए, मतलब इसमें अपरदन होगा, इरोजन हवा के द्वारा, और वो घस के छोटा हो जाए। जैसे अरावली लाखों साल पहले हिमालय से भी बड़ा था, लेकिन इसका अपरदन हुआ और यह वर्तमान में अवशिष्ट पर्वत के रूप में की हाइट कम हो गई है, तो ये अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है अरावली। अब हम देखेंगे एशिया और अफ्रीका के मुख्य पर्वत। एशिया, भारत राजस्थान में स्थित है अरावली। अरावली उदाहरण है अवशिष्ट और प्राचीन वलित पर्वत का। एशिया में स्थित है हिमालय, और हिमालय उदाहरण है नवीन वलित पर्वत का। अफ्रीका में स्थित है एटलस, और ये उदाहरण है नवीन वलित पर्वत का। अफ्रीका के तंजानिया में स्थित है माउंट किलिमंजारो, और ये ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है। उत्तर और दक्षिण अमेरिका के पर्वत। उत्तर अमेरिका में स्थित है एप्लेशियन, और ये उदाहरण है प्राचीन वलित पर्वत का। उत्तर अमेरिका में स्थित है रॉकी पर्वत, ये भी उदाहरण है नवीन वलित पर्वत का। उत्तर अमेरिका में स्थित है सियरा निवादा, ये ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। और दक्षिण अमेरिका में स्थित है एंडीज, ये नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। यूरोप और यूरेशिया के पर्वत। यूरोप में स्थित है एल्पस, और ये नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। यूरोप के फ्रांस में स्थित है वोस्जेस पर्वत, ये ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। और यूरोप और एशिया में स्थित है यूराल पर्वत। यूरोप और एशिया के मध्य ये स्थित है यूराल पर्वत, ये उदाहरण है प्राचीन वलित पर्वत का। ये वलित पर्वत ऐसे दिखाई देते हैं, इसमें फोल्ड पड़ता है, जैसे इसका उदाहरण है हिमालय। ये टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने से इनका निर्माण हुआ है। ब्लॉक पर्वत, दरारों और भ्रंशों के कारण चट्टानों के खिसक जाने से इनका निर्माण होता है, जैसे ये चट्टान है, इसमें अगर बीच में से ये नीचे धस जाए या ऊपर उठ जाए तो ब्लॉक पर्वत का निर्माण होता है। ये ब्लॉक पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत, माउंट किलिमंजारो ज्वालामुखी विस्फोट के द्वारा निर्मित हुआ है, ये है ज्वालामुखी पर्वत। तो पश्चिम से पूर्व की ओर प्रयागराज के
अनुप्रवाह में गंगा में मिलने वाली हिमालय की नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? मतलब उन नदियों को मिलाना है जो गंगा में पश्चिम से पूर्व की ओर मिलती है। घाघरा, गोमती, गंडक, कोसी। गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। घाघरा, गोमती, कोसी, गंडक। गोमती, घाघरा, कोसी, गंडक। उन नदियों को मिलाना है जो गंगा में पश्चिम से पूर्व की ओर मिलती है। मतलब ये है पश्चिम, ये है पूर्व, ये क्रम बताना है। क्वेश्चन में ये दे रखी है, ये सभी गंगा की बाईं ओर की सहायक नदियां। जिस तरफ नदी बह रही है उस तरफ अपना मुंह करके आप दाएं और बाएं ओर की नदियों को निकाल सकते हैं। तो अब देखते हैं इसका आंसर। ये सभी बाईं ओर की सहायक नदियां हैं। ये ग्रीन कलर में गंगा नदी दे रखी है और इसकी ये लेफ्ट बैंक की सहायक नदी है। तो इसे याद रखना है। राम तेरी, गोमती का, घाघरा, गंगा कैसे। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, ये इसकी बाएं ओर की सहायक नदियां हैं। राम तेरी, गोमती का, घाघरा, गंगा कैसे। रामगंगा, फिर गोमती, फिर घाघर, फिर गंडक, फिर कोसी। तो याद रखना है, राम तेरी, गोमती का, घाघरा, गंडक कैसे, मतलब राम, गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी। और इसकी राइट बैंक की सहायक नदियों में यमुना नदी सबसे लंबी नदी है। और यमुना की सहायक नदियां चंबल, सिंध, बेतवा और केन। और गंगा की एक और दाएं ओर की सहायक नदी है सोन नदी। गंगा की दाएं ओर की नदियां है, यमुना इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। और यमुना की सहायक नदियां है चंबल, सिंध, बेतवा, केन। और साथ ही साथ सोन नदी सीधे गंगा में मिलती है। ये सभी इसकी दाएं ओर की सहायक नदी है। यमुना नदी है और उसके बाद में सोन है। और यमुना की सहायक नदी है चंबल, सिंध, बेतवा और केन। तो याद रखना, लेफ्ट बैंक की सहायक नदियों का राम तेरी, गोमती का, घाघरा, गंगा कैसे, मतलब रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी, ये इसकी बाएं ओर की सहायक नदी है। और यमुना नदी और उसके साथ साथ सोन नदी, ये इसकी दाएं ओर की सहायक नदी है। तो क्वेश्चन देखते हैं। इसका सही आंसर है राम तेरी, गोमती का, घाघरा, गंगा कैसे। रामगंगा, तो रामगंगा यहाँ नहीं है, यहाँ गोमती है, तो गोमती सबसे पहले आएगा, फिर घाघर, फिर ये घाघरा, फिर आएगी गंडक, ये गंडक, फिर आएगी कोसी। इसका आंसर होगा सेकंड, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। पश्चिम में सबसे गोमती स्थित है और पूर्व में सबसे कोसी स्थित है। गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, ये इसका सेकंड आंसर सही होगा। निम्नलिखित सूचनाओं पर विचार कीजिए। इसमें जलप्रपात दे रखे हैं, क्षेत्र दे रखा है और नदी दे रखी है। धुआंधार जलप्रपात मालवा क्षेत्र नर्मदा नदी पर स्थित है। हुंड्रू जलप्रपात छोटा नागपुर में स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। गेरिसोपा जलप्रपात पश्चिमी घाट में नेत्रवती नदी पर स्थित है। उपयुक्त सूचनाओं में से कितनी पंक्तियां सही सुमेलित है? केवल एक, केवल दो, सभी तीनों या कोई नहीं? तो देखते हैं इसका आंसर। भारत के प्रमुख जलप्रपात, दक्षिण भारत के प्रमुख जलप्रपात, कुंचिकल जलप्रपात, ये पश्चिमी घाट में शिमोगा कर्नाटक में स्थित है। ये वराही नदी पर स्थित है। जोग या गेरिसोपा जलप्रपात, ये पश्चिमी घाट पे शिमोगा कर्नाटक में स्थित है। ये शरावती नदी पर स्थित है। शिव समुद्रम जलप्रपात, ये दक्कन के पठार कर्नाटक में स्थित है, कावेरी नदी पर स्थित है। दूध सागर जलप्रपात, ये पश्चिमी घाट गोवा और कर्नाटक की सीमा पर स्थित है। ये मांडवी नदी पर स्थित है। गोकाक जलप्रपात, गोकाक जलप्रपात, ये बेलगावी कर्नाटक में स्थित है। ये घाट प्रभा नदी पर स्थित है। जोग जलप्रपात, जोग जलप्रपात को गेरिसोपा या महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। यह कर्नाटक राज्य के शिमोगा जिले में पश्चिमी घाट की घनी घाटियों में स्थित है। यह शरावती नदी पर स्थित है। यह जलप्रपात भारत के सबसे ऊंचे प्लंज सीधे गिरने वाले जलप्रपातों में से एक है। तो याद रखना है, जोग जलप्रपात का अन्य नाम है गेरिसोपा जलप्रपात, महात्मा गांधी जलप्रपात, और यह शरावती नदी पर स्थित है। कर्नाटक राज्य के शिमोगा जिले में स्थित है। मध्य और पूर्वी भारत के जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात भेड़ाघाट महाकौशल मध्य प्रदेश में स्थित है और यह नर्मदा नदी पर स्थित है। कपिल धारा जलप्रपात, यह अमरकंटक पठार मध्य प्रदेश में स्थित है। यह नर्मदा नदी पर स्थित है।
हुंडरू जलप्रपात ये छोटा नागपुर पठार रांची झारखंड में स्थित है। यह स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। चित्रकोट जलप्रपात ये बस्तर का पठार छत्तीसगढ़ में स्थित है और ये इंद्रावती नदी पर स्थित है। तीरथगढ़ जलप्रपात कांगेर घाटी बस्तर छत्तीसगढ़ में स्थित है। ये कांगेर नदी पर स्थित है। धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के भेड़ाघाट में स्थित है। यह नर्मदा नदी पर स्थित है। जब नर्मदा नदी सफेद संगमरमर की चट्टानों के बीच से होकर लगभग 30 मीटर नीचे गिरती है तो पानी की बूंदें धुएं का आकार ले लेती, इसलिए इसे धुआंधार जलप्रपात कहा जाता है। ये उत्तर एवं पश्चिमी भारत के जलप्रपात। चूलिया जलप्रपात ये मालवा पठार की सीमा पर राउतभाटा राजस्थान में स्थित है। ये चंबल नदी पर स्थित है। बिहार जलप्रपात यह रीवा पठार मध्य प्रदेश में स्थित है। ये टॉन्स नदी पर स्थित है। रकीम कुंड जलप्रपात रोहतास पठार बिहार में स्थित है और यह गयाघाट नदी पर स्थित है। वज्रई जलप्रपात यह सहाद्री महाराष्ट्र में स्थित है। यह उमरमोड़ी नदी पर स्थित है। तो अब हम क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। धुआंधार जलप्रपात ये मालवा में स्थित नहीं है। यह भेड़ाघाट महाकौशल मध्य प्रदेश में स्थित है, इसलिए ये गलत है। और ये नर्मदा नदी पर स्थित है, ये सही है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन मिलान तो गलत है, क्योंकि ये मालवा में स्थित नहीं है। ये भेड़ाघाट महाकौशल मध्य प्रदेश में स्थित है। हुंडरू जलप्रपात ये छोटा नागपुर में स्थित है और ये स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है, तो ये तो सही है। सेकंड सही है, फर्स्ट गलत है। गेरिसोपा जलप्रपात ये पश्चिमी घाट में स्थित है, लेकिन ये नेत्रवती नदी पर स्थित नहीं है, ये शरावती नदी पर स्थित है, इसलिए ये भी गलत है। तो फर्स्ट और थ्री गलत है, केवल सेकंड सही है। तो इसका आंसर होगा केवल फर्स्ट सही है। हुंडरू जलप्रपात छोटा नागपुर स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। धुआंधार जलप्रपात भेड़ाघाट महाकौशल मध्य प्रदेश में स्थित है और नर्मदा नदी पर स्थित है। और गेरिसोपा जलप्रपात पश्चिमी घाट में स्थित है और शरावती नदी पर स्थित है।